अध्यक्ष जी। Mr. Balu, I will allow you after question hour. No, this matter is under sub judice. No, Mr. Balu and other member, I will allow you after question hour. No, yes. Question number 81, Shri Bhajan Lal. क्वेश्चन नंबर 81 सर। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो कुपोषण कम करने के लिए जो योजनाएं बताई हैं, इनमें पिछले 3 वर्षों में इन दोनों जिलों के अंदर कितनी राशि स्वीकृत हुई और वास्तविक जो खर्च कितना हुआ? क्या सरकार इस बजट को बढ़ाने का प्रस्ताव विचार रखती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2 जिलों के संदर्भ में करौली और भोजपुर के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुपोषण के संबंध में जो प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, उसमें 2 जिलों के संबंध में करौली और भोजपुर के संबंध में धनराशि के संबंध में जानकारी चाहिए है। ये जानकारी अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है, क्योंकि ये सारी धनराशि हम NHM के जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं हमें राज्य सरकारों से, उसके तहत हम धनराशि स्वीकृत करते हैं। तो इनके स्पेसिफिक जिले के संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है, इसकी जानकारी मैं सदस्य को उपलब्ध करा दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ये नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आता है, तो नंबर 1 तो आप एक राजस्थान का बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन को आपने कितनी राशि ट्रांसफर की है। नंबर 2, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो राष्ट्रीय औसत दर जो बताई है, इसमें करौली दौलपुर जो राष्ट्रीय औसत दर है ये कई प्रतिशत ज्यादा है, और जो एनीमिया है, जो बच्चों के अंदर जो एनीमिया होता है, ये हर दूसरे बच्चे के अंदर एनीमिया होता है, इसमें करौली दौलपुर में ज्यादा है। उस आंकड़े को आपने इसके अंदर छुपाया है। तो आप ये सोचिए, जब 10 योजनाएं आपने गिना दी और बजट आपको पता नहीं कि भाई कितनी योजनाओं पर आपने बजट खर्च किया है, तो कैसे मूलभूत सुविधाओं को उन बच्चों को कुपोषण रोकने के लिए हम उपाय करेंगे? और नंबर 2 मेरा यह है कि हमारे जो ये जो क्षेत्र है, जो हमारा जो ये क्षेत्र है, ये करौली धौलपुर जो क्षेत्र है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल है, पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण की दर से भी अधिक है। हाँ, तो सरकार इनके लिए अधिक से रणनीति क्या बनाती है? और यहाँ पर आपने जो योजनाओं में गिनाया है 10 पैरा नंबर पर और 11 पर आंगनबाड़ियों का, आंगनबाड़ियों की जर्जर हालत है, आंगनबाड़ी नवीन खुली नहीं है और वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, आपके PSC पर डॉक्टर नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर आपके वहाँ पर हॉस्पिटल में कंपाउंडर GNM NM नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है। तो इनको जब जांच ही नहीं हो पाएगी तो आप इनकी योजनाओं को बनेगा क्या? धरातल पर उतरेगी कैसे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कुपोषण जो है, माल न्यूट्रिशन जो है, ये एक मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फैक्टोरल इशू है। इसमें बहुत सारे सरकार के विभाग और मंत्रालय मिलकर काम करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो भी काम करता है। जहाँ तक आंगनवाड़ियों का प्रश्न है, आंगनवाड़ियों की स्थापना, आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या में वृद्धि, यह हमारा महिला और बाल विकास मंत्रालय देखता है। स्वास्थ्य मंत्रालय, अब आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि अब हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो हमने पूरा नेटवर्क स्थापित किया है,
1,78,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। वहां पे हम 12 सर्विसेज का पैकेज आज देश की आम जनता को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली जरूरी बात तो ये है कि बहुत सारे मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात ये अध्यक्ष महोदय कि अनीमिया को लेकर जो हमारे प्रयास चल रहे हैं उसमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, हमने 6 बेनिफिशियरी कैटेगरीज बनाई हुई है, जिसमें 6 साल से कम के बच्चे हैं, 5 से 9 साल के बच्चे हैं, 10 से 19 साल के बच्चे हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं और गर्भवती महिलाएं हैं। और इनको हम IFA टैबलेट्स और IFA सिरप बच्चों को देकर एनीमिया को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे प्रयास जो होते हैं ये हमारे NHM के तहत संचालित किए जाते हैं। NHM का प्रस्ताव हमें राज्य सरकारें अपनी PIP के माध्यम से भेजती हैं और इसमें किसी भी बच्चे को छोड़ा नहीं जाता है, चाहे वो आदिवासी इलाके का हो या किसी भी अन्य क्षेत्र का हो। हमारा जो कैटेगरी है वो बच्चों का एज ग्रुप है। हर बच्चे के अंदर एनीमिया मुक्त के हम प्रयास कर रहे हैं और अब हमने डिजिटल इंटरवेंशन के माध्यम से लाइन लिस्टिंग ऑफ केसेस की है, यानी कि एक एक बच्चे की हम डिजिटल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस इलाके का कौन सा बच्चा किस एज ग्रुप का, उसकी एनीमिया का स्टेटस क्या है। और हम निरंतर अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, अपने आशास की, फील्ड लेवल हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग करते हैं, एक एक बच्चे और माता को मॉनिटर करके उन तक हम एनीमिया के टैबलेट और दवाइयां पहुंचाते हैं। प्रश्नकाल में संक्षिप्त में सुश्री मिताली बाग। মহাশয় আমাকে সাপ্লিমেন্টারি বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। অপুষ্টি এবং কম উচ্চতা নিয়ে আলোচনা চলছে। মন্ত্রী মশাই কি জানেন একটা শিশুর জন্য বরাদ্দ 1 টাকা 9 পয়সা এবং গর্ভবতী মায়ের জন্য বরাদ্দ 1 টাকা 63 পয়সা। এতে করে কিভাবে অপুষ্টি দূর করা সম্ভব এবং উচ্চতা বাড়ানো সম্ভব? নমস্কার। हेलो सर, वो ट्रांसलेशन करते करते क्वेश्चन दोबारा ऑनरेबल मेंबर নমস্কার মহাশয়, আমাকে সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। অপুষ্টি এবং কম উচ্চতা নিয়ে আলোচনা চলছে। মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন একটা শিশুর জন্য বরাদ্দ 1 টাকা 9 পয়সা এবং গর্ভবতী মায়ের জন্য বরাদ্দ 1 টাকা 63 পয়সা। এতে করে অপুষ্টি দূর করা কি সম্ভব না উচ্চতা বাড়ানো সম্ভব? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, गड्ढा जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप देख लिया करो, आपके जब बड़े मंत्री में तो बैठ जाया करो। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो स्टेट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, जो स्टेट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान को देने का काम प्रदेश सरकार का है, उसको पूरा करने का काम हमारा है। जो इन्होंने मांगा है उसको हमने दिया है। जो इनके बारे में ये बात कर रही है, जिस प्रदेश की बात कर रही है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ज्यादातर जो हमने फंड दिया है उसका यूटिलाइजेशन भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि उसका यूटिलाइजेशन किया जाए। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि 2017 में हमने कहा था कि 2.5% ऑफ द GDP विल बी स्पेंट ऑन हेल्थ, और उसको जो उसमें से अभी हम 1.2 से 1.9% पहुंचे हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। 64,000 करोड़ has been allocated for इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक 30,000 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए हैं। तो यह हमको समझना पड़ेगा कि हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर या हेल्थ की डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है वो खर्च किया जाए। क्वेश्चन नंबर 82 श्री बंटी विवेक साहू। माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 82। माननीय सदस्य, The statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है,
उसी संकल्प के तहत रसायन एवं उर्वरकों में जीएसटी एक रूपता लाने का प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्य किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उर्वरकों एवं कच्चे माल पर एक रूप 5% जीएसटी लागू किए जाने से डाई अमोनियम फास्फेट, एनपीके कॉम्प्लेक्स तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी की उत्पादन लागत में अनुमानित कितनी प्रतिशत की कमी आई है, साथ ही साथ उक्त लागत में हुई कमी में से कितना लाभ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा एवं आदिवासी जिलों के छोटे एवं सीमांत किसानों को हस्तांतरित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो ये प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है जो हम जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को ला पाए हैं और जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के कारण जो 22 सितंबर को लागू हुआ, फर्टिलाइजर के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जो रॉ मटेरियल है फर्टिलाइजर का, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, इसमें 18% से घट करके वो 5% हो गया है और जीएसटी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो 12% से घट करके 5% हो गया है। जो हमारे एग्रीकल्चर के जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स, वो 12% से घट करके 5% हो गया है। एग्रीकल्चर की मशीनरी, ट्रैक्टर और एक्सेसरी, इसमें 18 और 12% से घट करके 5% हो गया है। इसका लाभ ये हुआ है कि जीएसटी का रॉ मटेरियल्स के रिडक्शन से वर्किंग कैपिटल में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स है, आईटीसी क्रेडिट्स है, एक्यूमुलेशन है, वो इम्प्रूव कर गया है, कैश को इम्प्रूव कर गया है और डोमेस्टिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को स्मूथनेस के साथ सप्लाई हो रहा है, ये उसका फायदा है। जो हमारे सदस्य ने पूछा, माइक्रो न्यूट्रिएंट जीएसटी, माइक्रो न्यूट्रिएंट जीएसटी रिड्यूस में पैडी में 140 रुपए प्रति एकड़ और शुगर केन में 199 प्रति एकड़, पोटैटो में 446 एकड़ प्रति एकड़ और वीट में 146 एकड़ प्रति एकड़। इतने का फर्क पड़ा है किसान को। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से बहुत बड़ा लाभ पहुंचा है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। साथ में मशीन की रिडक्शन में किसान को 7 से 13% का लाभ हुआ है, अलॉन्ग विद 40 से 50% अंडर मैकेनिज्म जो स्कीम्स है उसको पूरा किया गया है और ये आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करने वाला है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा सभापति जी, मेरे सदस्य को, कि ये जो ट्रैक्टर वो 35 हॉर्स पावर का, 35 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो 41,000 रुपए का उसको लाभ मिल रहा है। 43 हॉर्स पावर वाला जो है उसमें 45,000 मिल रहा है और जो 50 हॉर्स पावर का है उसमें 63,000 मिल रहा है। ये जो 9 लाख ट्रैक्टर पिछले साल खरीदे गए, अगर 40,000 भी बचत बताएं तो लगभग 3,600 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को मिलने वाला है। और उसी तरीके से फार्म इक्विपमेंट जो 1 लाख करोड़ की मार्केट है, उसमें अगर हम 7% भी बताएं तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलने वाला है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनुदानित उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध प्रचलन को रोकने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से ठोस उपाय किए गए हैं ताकि हालिया जीएसटी सरलीकरण का पूरा लाभ किसान तक पहुंच सके। जीएसटी सरलीकरण तथा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के व्यापक प्रसार के संयुक्त प्रभाव से वर्ष 2030 तक रासायनिक उर्वरकों की खपत तथा उर्वरक आयात व्यय में अनुमानित कितनी कमी आने का प्रक्षेपण है। धन्यवाद।
ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, इसके लिए अलग से प्रश्न करें, मैं इसका जवाब दूंगा। क्वेश्चन नंबर 83 मुकेश दलाल। मुकेश दलाल, ऑनरेबल मेंबर माननीय सदस्य मुकेश दलाल। यस, क्वेश्चन नंबर 82 होकर आप बोलने का है। While conventional fertilizer now attract 5% GST, nano liquid area and most biofertilizer continue to enjoy 0% GST. With IFFCO having produced 9 crore bottles of nano urea and nano DAP till November 2025, replacing 45 LMT conventional area. How does the ministry plan to leverage this favorable GST differential to achieve the national target of 50% reduction in chemical fertilizer consumption by 2030 as announced by the Prime Minister, and simultaneously reduce the fertilizer subsidy burden from the current 2.25 lakh crore? Thank you. Sir, this question does not pertain to the original question. He should ask separate question. I will answer it. श्री दीपेंद्र सिंह हुडा। सर, प्रश्न संख्या 83। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। सर, ये बहुत अति महत्वपूर्ण विषय फीमेल फिटिसाइड से संबंधित ये विषय मैंने उठाया है, लेकिन सरकार का जो जवाब है उसमें ये साबित हो गया सरकार पूरी डिनायल में। सरकार ने जवाब में दिया है कि सेक्स रेशो पिछले 4-5 साल में घटी नहीं है। ये असत्य है। ये मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करूँगा। कहते हैं तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, सरकार ने हरियाणा सरकार से ये आंकड़े नहीं लिए। आपके जो अधिकारी हैं मंत्री जी, उनको आपको दंडित करने की आवश्यकता है। ये हरियाणा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े देखिए। 2019 में जहां प्रति 1000 बेटों पर 922 बेटियों का जन्म हुआ, वहां 2023-24 में ये संख्या घटकर सर 906 रह गई। ये हरियाणा सरकार के आंकड़े, आपके अधिकारियों ने बताया कि डिप ही नहीं हुआ। ये हमारी दिशा मीटिंग में हम हर साल रिव्यू लेते हैं। ये मेरे खुद के जिले का आंकड़ा जिला अधिकारी ने दिया है। रोहतक जिले में 2025 में ये आंकड़ा 814 पे रह गया, जो कि 2011 के मुकाबले जो है का आंकड़ा है। पिछले 10 साल में 2011 से लेकर 2019 तक लिंग अनुपात में काफी संतुष्टिपूर्ण सुधार हुआ था हरियाणा के अंदर, लेकिन हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 4-5 साल में दोबारा डिप आ गई। ये देखिए अखबार की रिपोर्ट, हरियाणा सेक्स रेशियो एट बर्थ हिट्स 8-year लो। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी। सर एक मिनट, इन्होंने आंकड़े गलत दिए। सप्लीमेंट्री, माननीय मंत्री जी। मेरे पास माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मेरे पास ताज़ा आंकड़े हैं जो हमने राज्य सरकार से प्राप्त किए हैं, और मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि देश के अंदर जब हम सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करते हैं, 2014-16 से 2021-23 के बीच में +19 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है, और हरियाणा राज्य के लिए कुल वृद्धि इसी टाइम पीरियड में +52 पॉइंट्स की हुई है। और 17 डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में कुल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ की राज्य सरकार के अनुरूप 17 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें एक पॉजिटिव चेंज है। मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा है सर, पॉइंट वाइज मैं पूरा पढ़ भी सकती हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई बदलाव नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें नेगेटिव चेंज है। हरियाणा की सरकार की मैं यहाँ पर सराहना करनी चाहूंगी सर, उन्होंने PCPNDT के एक्ट को पूरी मजबूती के साथ लागू करने के प्रयास किए हैं और एक पूरी योजना बनाई है, एक स्पेशल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की है
जिसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे रेगुलर मीटिंग्स लेते हैं और हर संभव प्रयास अवेयरनेस जनरेशन से लेकर न्यूबॉर्न बेबीज के बर्थ रजिस्ट्रेशन से लेकर जो फैसिलिटीज है उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर उनके लाइसेंसिंग से लेकर सारे प्रयास वहाँ की सरकार कर रही है और सेक्स रेशियो एट बर्थ में लगातार एक बढ़ोतरी हो रही है और जहाँ भी कोई समस्या है सर हमारे साथ उनका निरंतर एक कम्युनिकेशन जारी है। हमारा सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड बना हुआ है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रूप में जो सभी राज्यों के अंदर PCPNDT के एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करता है और पूरे देश की स्थिति में माननीय सुधार सदस्य हुआ है। सर ये हरियाणा सरकार के ही आंकड़े मैं बता रहा हूँ। माननीय मंत्री जी बहरहाल पहले समस्या को समझे कि पिछले 4 साल में ड्रॉप हुआ है, पहले आपका संतुष्टिपूर्ण सुधार था और क्यों ड्रॉप हुआ है उसकी सुध लेकर उसका समाधान करें। 3 मामले में आपके विषय में लाना चाहूंगा आपकी जानकारी में। एक तो सर ओवर द काउंटर अबॉर्शन ड्रग्स, ओवर द काउंटर अबॉर्शन ड्रग्स आज जो अवेलेबल है, अबॉर्शन किट्स जो अवेलेबल है, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, लोग ले रहे हैं और इसका नुकसान हो रहा है। दूसरा IVF जो सेंटर बने हैं सर, IVF सेंटर्स में बहुत ज्यादा संख्या में मेल चाइल्ड का जन्म हो रहा है IVF सेंटर्स के माध्यम से, उनको किस तरीके से आप निमंत्रण। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सर, ये जो कह रहे हैं हरियाणा सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, मैं इसमें राजनीतिक विषय नहीं है, ये राजनीतिक विषय बना रहे हैं। पिछले महीने हरियाणा में 1500 अबॉर्शन सेंटर्स में से 300 अबॉर्शन सेंटर्स बंद किए गए, यानी कि कितना बड़ा हेल्थ ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स के मिलीभगत करके चल रहा है। जब ह्यू एंड क्राई मची मीडिया में कि हरियाणा में सेक्स अनुपात इतना डाउन गया, डिप गया 4 साल में, उस ह्यू एंड क्राई के बाद 1500 में से 300 अबॉर्शन सेंटर्स बंद हुए। आप अंदाजा लगाएं, इनमें से ज्यादातर वॉलंटरी बंद हो गए। जब ये यानी कि ये पहले कितना क्या कांड हो रहा होगा, क्या स्कैम हो रहा होगा, आप उस नन्ही सी जान की परवाह करिए जो जिसने इस संसार में आंख भी नहीं खोली और आपके आंखों में भी उसकी आंख नहीं खुल रही। हरियाणा सरकार तो सच स्वीकार कर रहा है, लेकिन आप भी सच स्वीकार। माननीय मंत्री जी। सर मुझे दुख है, खुदा साहब हमारे बड़े प्रतिभावान और बहुत ही तजुर्बेकार हैं, पर ये इशू को इमोशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं। मेरे पास जो ये डाटा जिसको माननीय मंत्री जी ने रखा है, SRS का 2023 का डाटा है और 2023 के डेटा के अनुसार 52 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है सेक्स रेशियो में। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि 300 सेंटर बंद हुए, एबॉर्शन सेंटर बंद हुए, ये कहाँ का प्रमाण है? जरा ये मुझे आप कागज पर लिख करके दे दीजिए। यू गिव मी इन राइटिंग, डोंट क्रिटिसाइज, यू गिव मी इन राइटिंग, आई एग्जामिन इट। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रेमिसेस इंस्पेक्टेड 44,263 इन हरियाणा। बैठ जाइए 44,263 इंस्पेक्टेड, registration suspended and cancelled 1,011 sorry, machine sealed and seized 1,037। तो ये हमने प्रोएक्टिव होकर के ये काम किया है जिसके कारण ये नतीजे आए हैं। दूसरी बात कि सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, हर एक की मीटिंग्स रेगुलरली हो रही है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि वो वीकली इन सब चीजों की इंस्पेक्शन भी करे और इसको देखे भी। हाँ, हमारे यहाँ समाज में ये ट्रेंड है, उसके लिए हम IC मटेरियल्स के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं। हरियाणा में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है, समाज की सोच को बदलने में बहुत टाइम लगता है। समाज और सरकार दोनों मिलकर के काम कर रही है, पर सरकार तत्पर है और सरकार एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। इस कारण से 52 पॉइंट की कमी आई है, तो वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 84, डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। Thank you, Speaker, sir. Question number 84, please. माननीय मंत्री जी। Sir, it's laid on the table of the House. माननीय सदस्य। So my supplementary is regarding the context of India's rising NCT burden, where early diagnosis is very much critical. Will the government ensure that underserved districts receive timely sanction and fully functional diagnostic facilities,
especially MRI machines under PM Abhim Yojana with mandatory technician support and maintenance contracts. Further, what steps are being taken to address the chronic issue of irregular pay and lack of social security and disparity which is being faced by NHM contractual staff who deliver these services at the ground level? And also, sir, in your reply, you have mentioned about the expenditure and the population. In a country with 150 crore population, I think the better indicator would be the target population and the percentage being screened. Thank you, sir. Sir, this is a very good question I would like to answer. First of all, we have to understand that in 2017 health policy, we have made it a holistic approach. Before that, it was only curative part which we were taking care. Now it is preventive, promotional, curative, palliative, rehabilitative, all aspects together, and it is a comprehensive health coverage which we are giving. For this, we have made 1,81,000 Ayushman Arogya Mandir, which includes sub-centers, PHCs, and to some extent CHCs also, where we have the ASHA workers at the grassroots level, we have the community health officer at the Ayushman Arogya level, and we have got the doctors also. What we do is, we ask the ASHA workers and the Panchayat Pradhans to bring people to the Ayushman Arogya Mandir before they reach the age of 30 for screening for hypertension, diabetes, for cancer, for oral cancer, for cervix cancer for women, and breast cancer. And early detection we are trying to do. We have got 12 types of packages in which we care for the dental care, mental care, all cares are taken care. I would like to make the House aware that for hypertension, we have screened 39.7 crores, out of which diagnosed hypertension is 6 crores 7 lakhs. And on treatment are 5 crore 3 lakhs. Diabetes, sir, 39 crores 6 lakh have been screened, 4.5 crore have been diagnosed, and 3.2 crores are being treated. The same way for oral cancer, 34 crores have been screened, 1 crore 98 lakhs have been diagnosed, and 1 crore 84 lakh are being treated. Breast cancer, 16 crores have been screened, 47.136 lakh has been diagnosed, and 28.877 are being treated. Cervix cancer, 8 crores have been screened, 70 crores have been diagnosed, and 63.879 are being treated. The same way, we also had a program at this point of time, Swasth Nari Sashakt Parivar. In that also, we did more than 1 crore 78 lakhs were screened for hypertension, diabetes 1 crore 73 crores, oral cancer 69 lakhs, breast cancer 37 lakhs, cervix cancer 19 lakhs. So this is the point of first contact where we are trying to screen to the maximum, and we are trying to give them the interventions at all levels. We also have telecommunication and telemedicine, Telemanas. E-Sanjeevani. According to E-Sanjeevani, we have a direct relationship where the community health officer talks to the doctor, and the doctor prescribes the medicine, and that is being administered by the community health officer to the patient. And that is the first point of contact with you. अन्य सदस्यगण, ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है, और जिस विषय पर आप बोल रहे हैं उसमें सरकार का कोई विषय नहीं है, ये न्यायालय का निर्णय का विषय है. दिस मैटर इज अंडर सब जुडिस. प्लीज मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, सदन की कार्रवाई को बाधित नहीं करें. आप अपनी अपनी सीट पर विराजें. ये सरकार न राज्य सरकार का विषय है, न केंद्र सरकार का विषय है.
ये अदालत के आदेश का विषय है जिसको पालन करना सबके लिए, न्याय का सम्मान करना सबके लिए आवश्यक होता है। मैं आग्रह करता हूं कि अपनी अपनी सीट बजा रहें। सभा की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।